गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीएससी, एसएससी, यूपीएससी या जो भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान एक परिचय से बहुत महत्वपूर्ण 20 सवाल हम लोग देखेंगे, और ये सभी के सभी कूट वाले होंगे और बहुत डीप होंगे, क्योंकि आज के डेट में हर एग्जाम अब बहुत ज्यादा डीप हो गया है, और जो लोग केवल ऊपरी रूप से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन आज के डेट में पॉसिबल है ही नहीं। तो जरूर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो और क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा भारतीय संविधान एक परिचय से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, ये रहा हमारे 20 सवाल जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये है संविधानवाद के बारे में, और संविधानवाद के बारे में क्या है संविधानवाद वो देखते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक सीमित सरकार की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। ये हमारा पहला है। और दूसरा है, लिखित संविधान का होना संविधान की स्थापना के एक अनिवार्य पूर्ण शर्त है। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो पहला है वो सही है कि सीमित सरकार की अवधारणा को परिभाषित करता है। दूसरा गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि लिखित ही है, वहां अलिखित है, कोई लिखित नहीं है। तो ये जो है संविधानवाद को के लिए ये गलत हो जाएगा। और यह मनमाने कानून के बजाय विधि के शासन की को सर्वोच्चता को बल देता है। तो ये भी क्या है, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 मतलब सी। तो ये संविधानवाद का मतलब आपको जानना होगा। संविधानवाद का मतलब होता है संविधान के अनुसार चलना। हर देश का प्राय संविधान होता है, किसी का लिखित होता है, किसी का अलिखित होता है। जैसे अमेरिका का जो है तो सबसे प्रथम लिखित है, जबकि हम लोग देखें तो ब्रिटेन का अलिखित है। भारत का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऐसे करके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि क्या है, और इसमें हमको फिर देखना है कि कौन से सही है। इसको यह संविधान के विधिक निर्वाचन में एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। तो ये हमको बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और उसके शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो प्रस्तावना ऐसा कुछ नहीं है कि प्रस्तावना में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी के शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। तो ये हमारा दूसरा वाला जो है वो गलत है, कोई प्रतिबंध ये नहीं लगाता। और तीसरा है, केशवानंद भारती मामले के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। केशवानंद भारती में ये तो कहा गया है कि संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है, और एक बार संशोधन हुआ भी है, ये भी हमको पता है। तो ये वाला भी हमारा गलत है। तीसरा मतलब इधर का तो सही है, लेकिन ये संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सही है वो केवल फर्स्ट है। तो चलिए हम, और नीचे दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हमारा अगला सवाल है कि भारत के गणतांत्रिक ढांचे का वास्तविक निहितार्थ क्या है, और इसमें नीचे में जो कथन दिए हैं उसके हिसाब से तो चलिए इसमें दिया है, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय जनता में निहित होता है। तो बिल्कुल सही है, राजा के बजाय जनता में निहित होता है। और वो कैसे होता है, तो एक चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब चुनाव की शक्ति जो होता है जनता को वोट डालने की, वो है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं चुना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से दिया है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती, इसको कौन लोग चुनते हैं, सांसद और विधायक लोग, इसलिए इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए इसका ये गलत हो जाएगा। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति
और सभी सार्वजनिक कार्यालयों का सभी नागरिकों के लिए खुला होना, ये क्या करता है, गणतांत्रिक ढांचे का वास्तविक निहित अर्थ होता है। तो ये सही है, मतलब इसमें हम लोग देखें तो पहला सही है और तीसरा सही है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं हमारा 4th नंबर का। तो इसमें है भारत का संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, ये हमको देखना है कि कैसे भिन्न है दोनों में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला हमारा बोलता है ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की शक्तियां संविधान द्वारा निर्मित है। बिल्कुल, यहाँ ब्रिटेन में क्या है, संसद सबसे प्रमुख है, जबकि भारत में जो है संविधान प्रमुख है। संसद जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। यहाँ भी वहाँ का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन वहाँ का मौखिक रूप से जो भी संविधान है तो ब्रिटिश का जो संसद है वो मेन है। तो पहला सही, ब्रिटेन में केवल निचले सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भारत में किसी भी सदन का जो है सदस्य और प्रधानमंत्री बनता है या बन सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। तो ये भी सही है। और जैसे हम इसमें से देखें, ब्रिटेन में जो निचली सदन है उसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, जिसको निचला सदन बोला जाता है, यही का प्रधानमंत्री बनता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम लोग देखें, ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा डी होगा। तो ये अगला सवाल हम लोग देखते हैं हमारा, भारत के संविधान की एकात्मक प्रवृत्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल है। एकात्मक के रूप में बताएं कि भारतीय संविधान क्या है, एकात्मक के साथ संघात्मक है। तो इसके बारे में तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा, ये बताने के लिए। तो एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता बताता है कि यहाँ की प्रकृति क्या है, एकात्मकता है। साथ में संविधान सबसे सर्वोच्च है, ये भी बताता है। ये क्या बताता है, सर्वोच्च है, ये एकात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रावधान है। तो एकात्मकता को ये नहीं बताता। और एकीकृत न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है। एकीकृत मतलब जैसे हमारा एकीकृत मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हाई कोर्ट के अंदर ही फिर जो और अधीनस्थ न्यायालय वगैरह होते हैं वो होते हैं, मतलब एक प्रक्रिया से है, तो इसलिए ये बोला जाता है एकात्मक व्यवस्था। तो अगला है राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमको बताता है कि ये क्या है, एकात्मक जो है रूप है, एकात्मक प्रवृत्ति है, वो चीज आता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखें तो यही है कि ये सभी क्या करते हैं कि ये पहला, दूसरा और ये चौथा, ये किसको बताता है, भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति को। इसलिए हमारा पहला, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें ये बस नहीं ना, संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान की सर्वोच्चता वो क्या है, संघवाद का लक्षण है। तो ये चीज है, इसलिए बी हुआ। आगे हमारा है संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 के विशेषता के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या विशेषता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ, बिल्कुल 1935 के तहत यही हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और संघीय न्यायालय मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुआ था, जिसको पहले फेडरल कोर्ट बोला जाता था। और इसकी स्थापना हुआ था 1937 में। और अगला है अवशिष्ट शक्तियों को प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपना। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये इसमें शामिल नहीं था, अवशिष्ट शक्तियों को विधानमंडल को नहीं बल्कि वायसराय को दिया गया। इसलिए ये जो है ये अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा 1 और 2 आंसर सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं
7वां नंबर, और ये 7वां नंबर हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या है? तो संबंध में इसमें जो चीज दिया है उसके संबंध में हमको जानना है। तो चलिए देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है अमेरिकी संविधान की विशेषता है। बिल्कुल सही है कि विधि का जो स्थापित प्रक्रिया है, इस स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि की सम्यक प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो ये सही है। इसको आगे मैं और इन दोनों के बारे में आगे और बताऊंगा। मेनका गांधी मामले, मतलब मेनका गांधी जो मामला है वो कब आया था? 1978 के बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया को समाहित कर लिया है। तो इसमें क्या है? विधि के समक्ष जो चीज है, विधि की सम्यक प्रक्रिया और क्या है? स्थापित प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये होता है, स्थापित प्रक्रिया का मतलब आपको जानना है, इसमें दोनों सही हुआ ना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसका प्रक्रिया का मतलब समझो। स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा मतलब कानून के समक्ष जो भी चीज है उसके तहत जो निर्णय आता है वो कहलाता है कानून, जो स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। जबकि ऐसा है सम्यक प्रक्रिया मतलब वो लगे भी कानूनी रूप से, ऐसा नहीं कि सबूत बस पेश कर दिया और बिल्कुल वो उसके विधि के अनुरूप नहीं लगा तो वो चीज कानून के अनुरूप नहीं माना जाएगा। मतलब ये दोनों चीज को कब माना गया? मेनका गांधी मामला 1978 में। तो कोई भी न्याय जो है वो केवल न्याय लगे नहीं, बल्कि न्याय क्या होना चाहिए? वास्तविक रूप से होना भी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, जिसमें दोनों सत्य है। इसका नीचे में आंसर दिया हुआ है पीडीएफ में, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और ये देखेंगे सवाल बिल्कुल आजकल व्यापम के या एसएससी का और पीएससी यूपीएससी का सेम ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको पहला है, राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है, राज्य का अपना कोई धर्म जो है वो नहीं होगा कुछ भी, तो ये सही है। राज्य सभी धर्मों के साथ पूर्ण तटस्थता बनाए रखेगा और किसी भी धार्मिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा मतलब ये है कि हो सकता है कुछ तो हस्तक्षेप कर सकता है ना, मतलब कभी धार्मिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये चीज शायद गलत हो। चलिए आगे देखते हैं। राज्य द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। जो भी राज्य है वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ये संविधान में हमारे लिखा हुआ है। तो ये पहला और तीसरा तो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर पहला तीसरा सत्य है बी में, तो इसका यही आंसर आएगा। ये वाला को हम लोग नहीं लेंगे, मतलब बिल्कुल तटस्थ रहेगा लेकिन कुछ मामलों में वो स्वतंत्रता भी देता है। हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें जो है उसमें हस्तक्षेप करता है, जैसे धार्मिक मामलों में। जैसे हम लोग देखे तो अभी मुस्लिमों में जो मुस्लिम समुदाय है उसमें 3 तलाक था, लेकिन वो क्या है 3 तलाक एक महिलाओं के लिए क्या है एक अभिशाप बन गया था, लेकिन उसको हटा दिया गया। मतलब उसमें हस्तक्षेप किया सरकार ने, मतलब उसको बदला कि अब आप मुस्लिम हो भले, लेकिन आप 3 तलाक बोल के आप तलाक नहीं दे सकते। तो ऐसे कुछ बुराइयां हैं जिसको खत्म करने के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है। तो इसको बताना है कि दार्शनिक आधार इसका क्या है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर, संविधान के केवल लिखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना। केवल लिखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना तो बिल्कुल नहीं है कि केवल लिखित प्रावधानों कड़ाई से पालन करना नहीं, बल्कि नैतिक आधार पर भी ये पालन करना, कई चीजों का
जरूरी है हमारा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा, और केवल ये है कि कड़ाई से पालन करना बस नहीं बल्कि नैतिकता के रूप में भी उसको स्वीकार करना जरूरी है। संविधान के अंतर्निहित मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय के प्रति प्रशासनिक और न्यायिक प्रतिबद्धता, तो ये संवैधानिक नैतिकता है कि लोगों को जो स्वतंत्रता मिला है, जो समानता मिला है, जो न्याय मिला है, वो हर कोई तक पहुंचे, उनको लाभ मिले, और बहुसंख्यक समाज की नैतिक मान्यताओं के अनुरूप कानून का निर्माण करना। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर किसी के अनुरूप कानून का निर्माण करें। तो यहाँ पर इसलिए क्या होता है कि हमारा आंसर नंबर 2 ही सही होगा, केवल 2 जिसमें सही है, पहला और तीसरा इसका गलत हो जाएगा। आगे है हमारा 10वां, भारतीय संघवाद के संदर्भ में विचारकों के मतों के निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है हमको कि क्या क्या विचार किए। तो यहाँ पर देखिए के.सी. वीयर, इन्होंने क्या बोला था, भारतीय जो संविधान है उसको, संघवाद को, तो यहाँ पर हमको तो विचार करना है जो सही सुमेलित है ना उसको, बाकी जो भी बोले हैं सब लोग, तो इसमें हमको देखना है। तो बिल्कुल सही, के.सी. वीयर ने इसको अर्धसंघीय बोला था, भारत के जो संविधान है भारत को अर्धसंघीय राज्य या राष्ट्र बोला था, जबकि जो ग्रेनविल ऑस्टिन है उसने सहकारी संघवाद बोला था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और मारिस जोन्स है उसने बोला था सौदेबाजी का संघवाद, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब तीनों ने जो बोला था वो बिल्कुल सही मिला हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। मतलब तो आपको भी ध्यान रखना है, के.सी. वीयर ने अर्ध संघवाद और ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद, और इसने क्या, जो जोन्स है उसने बोला था, क्या बोला था, सौदेबाजी का संघवाद नाम दिया हुआ था। तो चलिए आगे हमारा 11वां सवाल, भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन, इसके संबंध में सामान्य कौन से कथन सही है ये बताना है। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत संशोधित किया जाए, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, तो बिल्कुल इसके तहत किया जा सकता है। कई सारे है कि सिंपल बहुमत से भी कुछ चीजों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल हम लोग देखें, अगला सवाल है हमारा भारतीय संविधान के न्यायिक समीक्षा के बारे में है। तो न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में जो कथन दिया है उस पर हमको विचार करना है कि क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है, वास्तव में नहीं है, न्यायपालिका का उल्लेख है। यह न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानूनों को अमान्य करने की शक्ति देता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा शक्ति देता है न्यायपालिका को, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है कि न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है किसी भी कानून का, किसी भी का, तो इसलिए इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हमारा भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित मामले का सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से पहला हुआ जो सिद्धांत आया उसमें से सही कालक्रम कौन कौन सा था। तो इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहला जो मामला है शंकरी प्रसाद मामला है, और ये कब आया था, शंकरी प्रसाद का मामला 1951 में। फिर आया था इसके बाद गोलकनाथ का मामला, और ये आया था 1967 में। और इसके बाद आया था हमारा केशवानंद भारती जो आया था 1973 में, और सब समय लास्ट में आया था इसमें से मिनर्वा मिल्स मामला जो आया था इसके
और बाद में लगभग 1980 में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा आएगा 4 आएगा, उसके बाद हमारा 4 के बाद गोलकनाथ मतलब 4 1। तो देखिए 4 के बाद एक कौन सा है हमारा ए में, तो 4 1 2 और 3। तो इस प्रकार से आपको इनका जो मामले हैं उनको आपको ध्यान रखना है, कौन सा मामला कब हुआ था। आगे हमारा है 14वें नंबर का। तो 14 नंबर का है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द के अंतर्गत कौन से 3 विशिष्ट रूप शामिल है। इसमें से कौन कौन सा शामिल है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक और ये। तो इसमें ध्यान रखना धार्मिक न्याय शामिल नहीं है। 3 प्रकार के न्याय शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 1 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, मतलब कौन सा आंसर होगा, बी। तो आपको प्रस्तावना को बिल्कुल रटा रुटाया होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं 15वां नंबर का भारतीय राज्य व्यवस्था की कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध है उसके बारे में है। तो यहाँ पर देखिए कार्यपालिका विधायिका का ही एक हिस्सा है। इसमें हमको दिया हुआ है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल ये क्या है, सही है, विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका आता है। और इसके अलावा दूसरा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा क्या हो गया, गलत। तो जिसमें 2 नहीं है वही हमारा आंसर होगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके 2 ही देखें फिर हम उसको लगा सकते हैं आंसर। अगला 16वां नंबर का सवाल ना, 16वां भारतीय संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकायों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय स्थापित स्वतंत्र निकाय इसमें से कौन से हैं। तो हम लोग देखें तो स्वतंत्र निकाय कौन से हैं इसमें से, तो भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, सीएजी भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है, लेकिन सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग ये स्वतंत्र नहीं है। ये चीज का हमको ध्यान रखना है, जिसमें इसका संबंध जो है हमारा संस्थानन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया है और ये मूल जो संवैधानिक निकाय है उसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए सीवीसी जो है वो शामिल नहीं है, ये हमको ध्यान रखना। अगला है हमारा 17वां सवाल और बताना है आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1900 कब हुआ, 92, इसके द्वारा जोड़ा गया त्रिस्तरीय सरकार की विशेषता के बारे में क्या सत्य है। मतलब यहाँ पर ये बताना है कि त्रिस्तरीय क्या सत्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह दुनिया के किसी भी अन्य प्रमुख संघीय संविधान में नहीं पाई जाने वाली एक अनूठी विशेषता है। बिल्कुल ये हमारे यहाँ बस पाया जाता है। इसमें स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, बिल्कुल प्रदान किया गया है। जो भी पंचायत है, नगरीय निकाय है उनको, और इसके तहत संविधान में भाग जोड़े गए हैं। इसके तहत तो जो भी भाग जोड़े गए हैं तो वो बिल्कुल इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। हमारा कौन कौन सा भाग जोड़ा गया है, 9 और 9A, ये 2 भाग जोड़ा गया है, 9 पंचायत और 9A नगरीय निकाय। तो इसके अंतर्गत हमारा इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही हैं, डी। अगला सवाल हमारा 18वें नंबर का। तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, निम्नलिखित में से इसका आंसर एक चयन करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ दोनों में समान रूप से कौन सा पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये चीज पाया जाता है। और 3 अनुसूचियां, एकल नागरिकता, दोहरी न्याय, ये इसमें नहीं है। तो जो दोनों में पाया जाता है, दोनों में जो कॉमन है वो वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता है, दोहरी न्यायपालिका है। जबकि भारत में क्या है, ऐसा नहीं है।
और एकीकृत न्यायपालिका है और जो भी है यहाँ, तो लेकिन यही चीज है कि क्या चीज अलग है संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्च न्यायालय है वो चीज है। 19 हम देखें ऐसे ही, तो 19 में भी भारतीय संविधान के निर्माण और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कथनों का विचार करना है कि भारतीय संविधान गठन कैबिनेट मिशन व योजना के तहत हुआ था। बिल्कुल सही है यह। तो संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ये बिल्कुल गलत है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, प्रत्यक्ष आधार पर जो है वो नहीं चुना गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जो बाद में प्रस्तावना बना, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा 1 और 3 मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी सवाल जो बिल्कुल छोटा सा है, जिसको शायद हमने ऊपर देख चुका है, तो इसमें से आपको देखना है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के संदर्भ में कौन सा जो वाद है वो आया कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी दोनों एक रथ के 2 पहिए के समान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1980 का केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया था भारतीय संविधान का नींव जो है वो दोनों से है, मौलिक अधिकार से भी है और डीपीएसपी से भी है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बीच। तो हमको दोनों में संतुलन बना के सौहार्दपूर्ण तरीके से इन दोनों को चलाना है। तो ये इससे संबंधित है, तो आपको ये जो केस वगैरह है वो भी पता रहना चाहिए। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।